जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खरीदा फारूकी एंड वेलकम टू न्यूज़ वन की बजट ट्रांसमिशन। आज हम खास तौर पे इस बजट ट्रांसमिशन को कर रहे हैं अब से कुछ ही घंटों के बाद 4 बजे कौमी असेंबली का सेशन है, जिसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इमरान खान की हुकूमत के चौथे वजीर खजाना अपना पहला बजट लेकिन हुकूमत का चौथा बजट प्रेजेंट करेंगे। कल नेशनल इकोनॉमिक सर्वे भी शौकत तरीन साहब ने प्रेजेंट किया, उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने सामने रखे कि पिछले एक साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की कारकर्दगी कैसे रही और अगले माली साल के लिए यानी कि बजट 2021-2022 के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का टारगेट क्या है। सो आज के इस खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में जो अब से लेके बजट के बाद तक जारी रहेगी, इसमें न्यूज़ वन आप तक खास तौर पे पहुंचाएगा कि आप जानना चाहते हैं जो बातें कि बजट में आपके लिए, अवाम के लिए क्या कुछ रिलीफ है। ये बजट रिलीफ का बजट होगा या तकलीफ का बजट होगा। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है कि जी महंगाई तो है लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हो रहा है, तो आज हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे कि जो बजट बना रही है, बल्कि बना चुकी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत, क्या उससे वाकई महंगाई में कमी आएगी और आम शख्स की, पाकिस्तानी अवाम की जिंदगी में बेहतरी आएगी। क्या आपकी कुव्वत खरीद में उससे इजाफा हो सकता है या नहीं। इसमें हम अवाम से भी बात करेंगे, अपने न्यूज़ वन के जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ भी बात करेंगे, रिपोर्टर्स के साथ भी आप तक पहुंचाएंगे हकाइक, और इसके अलावा इकनॉमिक मुआशी माहिरीन भी हमारे साथ होंगे आज के इस खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में। और इसमें हम बात करेंगे कि हुकूमत ने जो अगले माली साल के लिए 5 से 6% का जीडीपी का टारगेट रखा है। अब जीडीपी ये एक तो मसला ये है कि पाकिस्तान के अवाम के लिए, खासतौर पे जो एक दिहाड़ीदार बंदा है, जो एक गरीब बंदा है, जो रेडी लगाता है, जो रोजाना की बुनियाद पे, जो छोटा ताजिर है, जो अपनी दुकान खोलता है सवेरे और शाम को, फिर वो अपना मुनाफा उसने कितना कमाया है उसका एनालिसिस करता है, उसका हिसाब किताब रखता है। इन लोगों को इन बड़ी बड़ी टर्म्स के साथ कि जी जीडीपी क्या है, करंट अकाउंट सरप्लस में जाना, डेफिसिट में जाना, ट्रेड डेफिसिट का होना, उनको ये बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी बड़ी टर्म्स समझ नहीं आती। उनको सिर्फ इस बात से गर्ज है, जो आम पाकिस्तानी शख्स है जिसकी पाकिस्तान में आबादी 80% से भी ज्यादा है, उसको सिर्फ इस बात के साथ गर्ज है कि उसकी दिन में कितने वक्त की रोटी पूरी होती है, उसके बच्चों को कितने वक्त का खाना मिलता है, उसके बच्चों को तालीम की, सेहत की सहूलियात मुयस्सर हैं कि नहीं, उसकी जान पाकिस्तान में महफूज है कि नहीं, उसका जानो माल, उसके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी किसकी है रियासत पाकिस्तान में, और वो तबका जो कि टैक्स देता है। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है कि पाकिस्तान में टैक्स देने वालों की तादाद बहुत कम है, ये हद से ज़्यादा 1 या 2% पूरी पॉपुलेशन का बनते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 20-22 करोड़ के अवाम में सिर्फ 1% या 2% टैक्स देने वाला हो और पूरे पाकिस्तान का बोझ हो, तो गवर्नमेंट की मुश्किलात होती हैं। लेकिन जो टैक्स देने वाला तबका है वो भी सोचता है कि मैं इतना टैक्स दे रहा हूं, और जो ईमानदारी से टैक्स देने वाला तबका है, जो हम जैसा तबका जिनकी सैलरीज पे टैक्स कट जाता है और जो हर साल जो है जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, तो हम सोचते हैं कि इस टैक्स के एवज हमें क्या मिल रहा है, क्या हमें सिक्योरिटी मिल रही है, हमारी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, या उसके लिए हमने भी अपने ही घरों में अलग से प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने हैं, क्या हमें साफ पानी मिल रहा है हुकूमत की तरफ से, जो हमारी टैप्स में घरों में सरकारी पानी है, क्या वो इस तरह का पानी है कि आप उसको पी सकें, या आप फिल्टर के लिए टैक्स भी देंगे और फिल्टर का पानी अलग लगवाएंगे और फिल्टर भी घरों में अलग लगवाएंगे। क्या आपको जो ग़िज़ा मिल रही है, जो आपको सब्जियां फल वगैरह मिल रहे हैं, वो आपको अच्छी ग़िज़ा मिल रही है, कि आपके बच्चों के लिए तालीम मुफ्त है सरकारी अस्पतालों में, उसका मयार कैसा है, या आप टैक्स भी देते हैं और अपने बच्चों को फिर आप प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ाते हैं। जो आपको सेहत की सहूलियात है जिन पे आप टैक्स देते हैं सरकारी अस्पतालों में, क्या वो अच्छी हैं, या आप टैक्स भी देंगे और फिर आप प्राइवेट अस्पतालों में भी जाएंगे। तो ये वो सब चीजें हैं जो कि एक आम पाकिस्तानी शख्स की जहन में होता है, उसकी सोच होती है जब भी बजट की आमद होती है। हुकूमत तो अपनी लंबी लंबी तकरीरें हमेशा की तरह, हर साल की तरह इस साल भी जो हुकूमत है उसके वजीर खजाना अपनी एक लंबी सी बजट तकरीर करके चले जाएंगे और बता देंगे, बड़ी रोजी, बड़ी अच्छी पिक्चर जो है वो पेंट करेंगे। लेकिन उसके बाद देखना यह होगा
کہ کیا یہ بجٹ عوام کو وہ سب کچھ پرووائڈ کر سکے گا, وہ سب کچھ مہیا کر سکے گا جو حکومت کی, جو ریاست کی ذمہ داری ہے اور جس کے لیے عوام ٹیکس دیتے ہیں. سو یہ باتیں تو آپ سے ہوتی رہیں گی. بجٹ کی ٹرانسمیشن کو اوپن کرتے ہیں. اپنے گیسٹ کا جو ہے میں آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے نیوز ون کے اپنے پینلسٹ بھی یہاں پر شامل ہوں گے, تو ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں. تھوڑی ہی دیر میں آپ کو یہاں نشست پر بھی نظر آ جائیں گے. شاہد میتلا صاحب سینئر صحافی ہیں اور نیوز ون پہ بڑا زبردست پروگرام بھی کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں, بس یہاں پہ ہمیں جوائن کر لیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو معاشی ماہرین موجود ہیں, ڈاکٹر محمود خالد صاحب موجود ہیں, سینئر ریسرچ اکانومسٹ ہیں, اور ڈاکٹر محمد ادریس خواجہ صاحب موجود ہیں, یہ بھی ماہر معیشت ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ رپورٹرز بھی موجود ہوں گے. اس وقت کون موجود ہے ہمارے ساتھ, ڈاکٹر محمود صاحب یا ڈاکٹر محمد ادریس؟ دونوں موجود ہیں. ڈاکٹر محمود خالد صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ یہ جو بجٹ آپ آتا ہوا آج دیکھ رہے ہیں, جو 4 بجے قومی اسمبلی کا سیشن سٹارٹ ہوگا, کس قسم کا بجٹ ہوگا؟ یہ ریلیف کا بجٹ ہوگا یا تکلیف کا بجٹ ہوگا؟ مجھے ذرا عوامی زبان میں اس کا سمجھائیے گا ڈاکٹر محمود خالد صاحب. بہت شکریہ سب سے پہلے کہ آپ نے فائد کے اکانومسٹ کو آن بورڈ لیا. میں آسان الفاظ میں اگر سمجھانا چاہوں تو جو موجودہ بجٹ ہے اس کے لیے بجٹ میکنگ بہت مشکل ہوگی, کیونکہ جو ان کی پوزیشن ہے ان ٹرمز آف ریکوائرمنٹس اور جو ان کے پاس ایک فسکل سپیس ہے. ڈاکٹر محمود صاحب, آپ کی آواز میں ایکو آ رہی ہے, تھوڑی سی پرابلم ہے, اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. پلیز یہ ٹیکنیکل ایشوز ایڈجسٹ کر لیجیے اپنے. شاہد میتلا صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں, اور جب تک ان کو مائک لگتا ہے, شاہد صاحب آئی ہوپ مائک لگ چکا ہے آپ کو. آپ بھی, اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے, تو شاہد میتلا صاحب بھی دیر سے تشریف لاتے ہیں. بس آپ کو پتا ہے وی 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 آئی پی موومنٹس ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں, اور آج بجٹ کے حوالے سے تو خاص طور پہ وی وی آئی پی موومنٹ. بٹ میں آپ کے انٹرو شروع ہونے سے پہلے آ چکا تھا, لیکن میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تشریف لا چکے ہیں. کیمرہ مین کو میں نے فالو کیا, انہوں نے انسٹرکٹ کیا کہ آپ کو بعد میں یہ فرمائیں کہ بجٹ کس طرح کا دیکھ رہے ہیں آپ عوامی زبان میں. مجھے عوام کے لیے بتائیں کہ ایک جو ریڑھی لگانے والا ہے, دہاڑی دار بندہ ہے, تنخواہ دار سیلریڈ طبقہ جو ہے, اس کے لیے کس طرح کا بجٹ آپ دیکھ رہے ہیں؟ غریدہ, جھوٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے جھوٹ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک جھوٹ ہوتا ہے, دوسرا سفید جھوٹ, اور تیسرا اعداد و شمار. ابھی جو فارمولا شوکت ترین صاحب دینے جا رہے ہیں یہ بہت اچھا فارمولا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو ان کا گروتھ کا ماڈل تھا نا, وہی ماڈل یہ فالو کر رہے ہیں. میری بہت ساری لڑائیاں بھی ہوئی ہیں ڈیفرنٹ پریس کانفرنسز میں, جب میں ان سے سوال کیا کرتا تھا تو ذرا شارٹ ٹیمپرڈ سے تھے. بٹ اب بعد میں ہمیں ریلائزڈ ہوا کہ نہیں, وہ ہی واز ڈوئنگ فائن آئی بلیو. ہی ہیڈ بین ڈوئنگ فائن. بس ہمارا ٹو سم ایکسٹینٹ ہمارا ایک طرح سے بائس بھی تھا, جس کی وجہ سے ہم ان کو ہر وقت ٹف ٹائم دینے کی کوشش کرتے تھے. اگر میں اپنی بات کروں کہ میں نے بہت ساری جگہوں پہ ان سے جب سوال و جوابات کیے تو وہ ذرا شارٹ ٹیمپر تھے, تو غصے میں آ جاتے تھے. بٹ وہی ماڈل آج شوکت ترین انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. کون سا ماڈل ہے وہ ماڈل ہے کہ گروتھ لے کر آئیں. گروتھ کے لیے ڈفرینٹ طرح کی چیزیں وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں, انسٹرومنٹس فائنینشیل جو ہیں وہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو ڈیولپمنٹ بجٹ ہمارا زیادہ ہوگا, 900 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا, جس کی وجہ سے گروتھ آئے گا, اکنامک ملٹی پلائر بہت بڑھ جائے گا, ایکٹیویٹی بڑھ جائے گی. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے امپورٹ کو پچھلے 2-3 سال میں سپریس کیا گیا اس طرح سے نہیں کیا جانا چاہیے. انٹرسٹ ریٹ انہوں نے دیکھیں 13.25 تھا, اس پر ہم بعد میں بھی بات کریں گے, اس کو بھی انہوں نے ڈیکریز کر دیا 7% پہ لے جائے. جی اس سے آپ کی اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے گروتھ آئے گی. اچھا, ہم ایک چیز کو سمجھتے نہیں ہیں فرینکلی. میں ابھی بھی آپ کے کیمرے کے تھرو, آپ کے شو کے ذریعے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسد عمر صاحب کو دور دور تک بھی اکانومی کے قریب نہ آنے دیجیے. اس کی وجہ یہ ہے ان کو اتنا ہی پتا جتنا یہ سامنے کھڑے کیمرہ مین کو پتا ہے, بلکہ ان کو زیادہ پتا ہوگا اکانومی کا. بلیو می. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا. انہوں نے 3 چیزیں کی اسد عمر صاحب نے. اسد عمر صاحب نے امپورٹ کو, یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس لینے کے لیے یا اس کو بیلنس کرنے کے لیے, انہوں نے امپورٹ کو کانٹریکٹ کر دیا. انہوں نے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے جو انٹرسٹ ریٹ تھا اس کو بڑھا دیا,
और तीसरी चीज उन्होंने क्या की, उन्होंने रुपये को डेप्रिशिएट कर दिया। जब ये तीनों चीजें की, हालांकि ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, अगर आप एक चीज को कम ज्यादा कर रहे हैं, बड़ी डिजास्टरस मेजर्स थे, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। तो इसकी वजह से आपकी इंपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुई, आपका ना सिर्फ आपका टैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कम हो गया, बल्कि आपकी ओवरऑल जो इकोनॉमी थी उसका साइज भी छोटा हो गया। फिर आपने रुपये को जब डेप्रिशिएट किया, देखिए उससे भी आपको नुकसान हुआ। आप एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपने रुपये को डेप्रिशिएट किया, लेकिन एक्सपोर्ट से बढ़ी नहीं, बढ़ी है लेकिन उस तनासुब से नहीं बढ़ी। देखें ये 22.5 अरब डॉलर्स थी लास्ट ईयर में, तो ये कंपेयर कर रहे हैं अपने साथ, यानी 11 महीनों की इनकी जो इंपोर्ट आ रही है, एक्सपोर्ट आ रही है, 24 बिलियन नहीं अभी नहीं हुई, ये 22.56 बिलियन डॉलर्स अभी तक हुई है 11 महीनों में। अभी जून के रिजल्ट्स आने हैं, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि वो 25 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी by the end of the year. और कीप इन माइंड कि ये 25 बिलियन डॉलर्स वो हैं जो इसहाक डार साहब छोड़ के गए थे। और इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली 2013 से हमारी एक्सपोर्ट इतनी ही है, 24.8 बिलियन डॉलर्स पर पीपल्स पार्टी पहले छोड़कर गए थे। ये जो नॉन लीग वाले थे एक्सपोर्ट उस तरह से बढ़ी नहीं। एक पॉइंट जो मैं लास्ट इंटरेस्ट रेट टाइम आपका ही है, जी आगे नहीं आप मेरा ख्याल है कहीं जा रही हैं, सिवाय 4 से 5 वो बाकी चूंकि गेस्ट भी आ चुके हैं, मैं वो अपना कंक्लूड कर दूं, सिवाय 4 से 5 या 6 जो है वो शौकत तरीन का टाइम होगा, उसके अलावा शायद साहब सारा टाइम आपका बिल्कुल जबरदस्त हो गया। तो जो इंटरेस्ट 1 रुपया अगर हम 1% अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, उससे आपके जो कर्जे होते हैं उसमें 160 बिलियन 170 बिलियन रुपीस का फर्क पड़ जाता है, वो बढ़ जाते हैं। तो आपने इस तरह से इकोनॉमी को तबाह किया। पीडीआई के 3 मेजर इश्यूज थे अभी तक, गवर्नेंस का था, परफॉर्मेंस का था और प्लस मईशत का था। अब गवर्नेंस के मामले में अभी भी बहुत वीक है, परफॉर्मेंस उस तरह से दे नहीं रही है, उस पर हम बाद में आ जाएंगे। मईशत को थोड़ा बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और शौकत तरीन साहब ने अच्छा काम करना शुरू कर दिया और जो ग्रोथ लेना चाहते हैं, यही फॉर्मूला पूरी दुनिया ने फॉलो किया है। अमेरिका की आखिरी एग्जाम्पल के बाद लेट मी गो टू अदर पैनलिस्ट। डॉक्टर खालिद महमूद खालिद साहब, आई होप कि इस वक्त आपके कनेक्शन जो है वो हमारी आवाज ठीक आ जाएगी। किस तरह का बजट प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, किस तरह का आज बजट आएगा? बिकॉज आप लोगों को सेंस तो मिलना शुरू हो गई होगी, जो कल नेशनल इकोनॉमिक सर्वे और शौकत तरीन साहब का जो उनका जो एक माइंड है, जैसे शायद मेतला साहब भी कह रहे हैं कि वो वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ग्रोथ का जो इसहाक डार छोड़ के गए थे। डॉक्टर महमूद खालिद साहब, किस किस्म का बजट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज? देखें, जिससे मैंने पहले थोड़ा सा आपके नाजरीन को समझाने की कोशिश की थी कि मौजूदा हालात में गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस बहुत कम है। इनको जो भी पॉलिसी मेजर्स लेने हैं वो इनके गिवन सर्कमस्टांसेस में से लेने हैं, तो हम कोई भी ऐसी चीज जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे होगी वो एक्सपेक्ट नहीं करते। जो हमारी एक्सपेक्टेशन है मौजूदा बजट से वो यही है कि जिस तरह उन्होंने डेवलपमेंट बजट के हवाले से एक पॉजिटिव सेंस दिया है कि उसकी जो ओवरऑल अमाउंट है वो बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने एक ये भी इंडिकेटर दिया है कि बहुत सारे जो एक टैक्स के हवाले से एक मिसपरसेप्शन है कि हम शायद टैक्सेस को इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ जो हमारे टैक्सेस हैं वो नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इतनी सारी कंस्ट्रेंट्स के तहत अभी तक भी बहुत अच्छा इसने परफॉर्म किया। अगर आप इनके प्राइमरी डेफिसिट के फिगर देखें, जिसका बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी अगर आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को निकाल के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर देखें तो वो पॉजिटिव हैं। इन अदर वर्ड्स के उन्होंने अपने जो मौजूदा अखराजात हैं उनको कर्टेल किया है किसी हद तक। मैनेजमेंट के इशूज हैं, जिस तरह मितला साहब ने भी पहले कहा, और इसमें मैं बहुत ज़्यादा उनको ब्लेम इसलिए नहीं करता कि जब उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की तो साथ ही हमारी कोविड की पेंडेमिक सिचुएशन भी आ गई, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो सी हैं वो क्लियरली शायद स्पेल आउट नहीं हो सकी। लेकिन मौजूदा बजट से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टैक्सेस जो हैं उनको नया नहीं लगाया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे रिलीफ ज़रूर दिए जाएंगे कि जो आने वाली मतलब है कि ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। जैसे हमारी जो टेली कम्युनिकेशन सेक्टर है उसकी यूटिलाइजेशन वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन। तो अगर हमने जिस तरह पाइड के भी प्लेटफॉर्म से अब इंटरनेट फॉर ऑल प्रपोज किया है, अगर इस किस्म की ग्रोथ एनहांसिंग पॉलिसी अडॉप्ट करनी है तो हमें ऐसे रिलीफ्स देने पड़ेंगे कि हम इस सेक्टर को ग्रो कर सकें।
ये जो इंटरनेट फॉर ऑल की आपने बात की है, इस पे मैं तफसील से थोड़ा सा मजीद डिटेल में आपसे इस पे डॉक्टर महमूद साहब जरूर जानना चाहूंगी। बट कमिंग टू यू डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख्वाजा साहब, माहिर मईशत है। सर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया, मुझे बताया जा रहा है। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। न्यूज़ 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन, बजट 2021-22 जारी है। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। मैं हूं गरीदा फारूकी, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी न्यूज़ 1 के ज़बरदस्त एंकर शाहिद मेतला साहब और डॉक्टर महमूद खालिद साहब, सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं, एंड डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख्वाजा साहब, इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर इदरीस ख्वाजा साहब, कमिंग टू यू, जो मैं आपसे सवाल करना चाहती थी, दरमियान में ट्रांसमिशन की ब्रेक आ गई थी। किस तरह देखते हैं आप, एक तो ये खसारे का बजट तो है, लेकिन IMF के साथ जो अभी तक जो एक किस्त रिलीज करवाने के लिए $1 अरब की अभी तक मुज़ाकरात जो है वो कामयाब नहीं हुए, तो आप किस तरह देख रहे हैं कि मजीद टैक्सेस इस बजट के बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई मजीद इजाफा हो सकता है, कोई मिनी बजट आ सकता है, ये बजट कोई रिलीफ का बजट होगा, किस तरह का बजट होगा? और खासतौर पर जो IMF की डिमांड नहीं मान रहे, हम वजीर खजाना नहीं मान रहे कि जी हमने बिजली गैस की कीमतें नहीं बढ़ानी, तो कब तक ये प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं वजीर खजाना? शुक्रिया गरीदा मुझे मौका देने का। जहाँ तक बजट की बात है कि हाँ मजीद टैक्सेस इंक्रीज होने हैं या नहीं, ऐसी उम्मीद तो नहीं लगती। जो अभी तक खबरें आ रही हैं कि ज्यादा टैक्सेस इंक्रीज हों। ठीक, लेकिन जो गवर्नमेंट रिलीफ मेजर प्रोवाइड कर सकती है, वो आपको मैं थोड़ी सी स्टेटिस्टिक्स दूंगा। जो कल ही पाइड ने अपना बजट का P&R रिलीज किया है, उसमें यह है कि आपके कम से कम 82 किस्म के विद होल्डिंग टैक्सेस हैं, जिनमें से 35 टैक्सेस ऐसे हैं जिससे सिर्फ 8% रेवेन्यू आता है विद होल्डिंग टैक्सेस। आपके 821 किस्म के डोमेस्टिक सेल टैक्सेस हैं, उनमें से 596 से सिर्फ 8% रेवेन्यू आता सेल्स टैक्स। इंपोर्ट में जो सेल्स टैक्सेस हैं वो 97 हैं, उनमें से 42 से सिर्फ 8% रेवेन्यू आता। इसी तरह आपकी जो कस्टम ड्यूटीज हैं वो 95 हैं, उनमें से सिर्फ 37 से ऐसे हैं कि जिनसे सिर्फ 8% रेवेन्यू आता। फिर आपकी एक्साइज ड्यूटीज जो है वो 37 हैं, उनमें से 9 ऐसी हैं जिनमें से 8% रेवेन्यू आता है। अगर जो है गवर्नमेंट इनको खत्म कर दे तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू का लॉस बहुत कम है, और जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनको सहूलत बहुत मिल जाएगी। एक तो उनका टैक्स बर्डन कम हो जाएगा, दूसरा ये है कि जो उनका टैक्स कंप्लायंस में जो वक्त सर्फ होता है, अगर टैक्स अदा करने में जो वक्त सर्फ होता है वो उनका वक्त जो है कहीं और सर्फ होता है। तो ये गवर्नमेंट के पास एक ऐसा सोर्स है कि जिससे गवर्नमेंट रिलीफ भी प्रोवाइड कर सकती और जिससे ग्रोथ भी हो सकती। असल में जो करने की जरूरत है, जो आपने शुरू में भी कहा था कि जो है रोजगार के मौके फराहम, रोजगार के मौके प्रोग्राम होंगे। GDP बेसिकली क्या चीज? GDP जो है तमाम सोसाइटी की जो कलेक्टिव इनकम है। अगर लोगों की इनकम इंक्रीज हो जाएगी तो वो टैक्स जो है ज्यादा अदा कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकम के मौके जो है कैसे इंक्रीज। जहां तक बजट का ताल्लुक है तो वो तो ये इन शॉर्ट टर्म मेजर से हो सकता है, लेकिन जो है आपको जरूरत जो है कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने के हैं जिससे जो है रोजगार के मौके हैं। वो सिर्फ जो है टैक्स को थोड़ा सा कम करने के, थोड़ा सा सब्सिडी देने से, थोड़ा सा पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम से नहीं हो। वो आपको जो है डीप रूटेड रिफॉर्म्स जो है करने के जरूरत। पार्टी ने एक रिफॉर्म एजेंडा भी जो है सर्कुलेट किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है,
جس میں یہ ہے کہ آپ کو کس قسم کی ریفارمز کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع پر ہو. اگلے جس طرح ہماری پاپولیشن انکریز ہو رہی ہے اور جس طرح کا ہمارا یوتھ بلج ہے، تقریباً سالانہ 2 ملین افراد جو ہے آپ کے لیبر فورس میں انٹر ہو رہے ہیں. ان لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرنے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ تقریباً ہم سالانہ تقریباً 7 سے 9% جو ہے ہماری انکم انکریز ہو، ہمارا جی ڈی پی انکریز. یہ کرنے کے لیے جو ہے آپ کو اپنا گروتھ کا پیراڈائم شفٹ کرنا پڑا. اور وہ کیا، کیونکہ یہی بات کر رہے تھے شاید میتلا صاحب، آپ بھی اسی کو بات کر رہے ہیں کہ گروتھ کا پیراڈائم شفٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ شاہد صاحب کہتے ہیں کہ شوکت ترین وہی گروتھ کا فارمولا یوز کر رہے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب یوز کر رہے تھے. سو وٹ ڈو یو مین جب آپ کہتے ہیں کہ گروتھ کا پیراڈائم شفٹ کرنا چاہیے؟ جس پیراڈائم کی میں بات کر رہا ہوں وہ ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوا. ہم 70 سال سے جو پیراڈائم استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ برک اینڈ مورٹار بلڈنگز بنائیں، اسکول بنائیں، ہاسپٹل بنائیں، بلڈنگ ڈیمس بنائیں، انویسٹمنٹ پہ ہے. ٹھیک. لیکن اس انویسٹمنٹ کی یوٹیلائزیشن کیا ہے، اس کی افیکٹونیس کیا ہے، اس کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے، اس پہ ہمارا جو ہے زور نہیں ہے. ٹھیک. اب جو ہے پروڈکٹیوٹی کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے جو ہے آپ کو حکومت کی کارکردگی امپروو کرنے کی ضرورت، گورننس امپروو کرنے کی ضرورت. یہ تو بہت مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ آپ نے یہ تو پھر نہ کرنے والی بات ہوئی، ناممکنات میں سے ایک بتا دیا ہے آپ نے ڈاکٹر ادریس صاحب. اس کے علاوہ کوئی آسان حل بتائیں ڈاکٹر ادریس صاحب، یہ بہت مشکل حل ہے. مشکل حل ہے لیکن گروتھ اسی سے ہوگی. رائٹ. اور جو ہے پھر اگر آپ اپنا 70 سال کا جو گروتھ کا سائیکل دیکھیں تو وہ بوم بسٹ کا سائیکل رہا. کبھی ہمارے پاس ایڈ آ جاتی ہے، ہم انویسٹمنٹ انکریز کر لیتے ہیں تھوڑی بہت، ہماری گروتھ انکریز ہوتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو ایک لانگ ٹرم گروتھ چاہیے، سسٹینڈ گروتھ چاہیے. ٹھیک. وہ جو ہے آپ کی گورننس امپروو کرنے سے ہوگی. سول سروس کی کارکردگی، سول سروس کی کارکردگی نہیں دیکھیں گے. اگر جو ہے اگر 2 بزنس مین کے بعد کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے ٹھیک. تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ وہ عدالت میں جاتے ہیں. ٹھیک. عدالت میں جو ہے مقدمات کو جو ہے حل کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 20 اور 30 سال بھی لگ جائیں. تو آپ کو جوڈیشری کی کارکردگی بھی جو ہے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اس پر یہ ایک بہت ڈیٹیل کے ساتھ، یہ پوائنٹ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن جو ہے میرٹ کرتا ہے. لیکن ڈاکٹر محمود صاحب آپ کے پاس میں آؤں گی فار اے کوئک کمنٹ، اور اس کے بعد شاید میتلا صاحب کا لاسٹ کمنٹ لوں گی تفصیل کے ساتھ. بٹ ڈاکٹر محمود صاحب، جو جی ڈی پی کی پروجیکشن کی جا رہی ہے کہ جو اس سال 3.94، اور اس میں جو کنٹریبیوشن کی ہے وہ زراعت نے کی ہے، ٹیکسٹائل نے کی ہے، مینوفیکچرنگ نے کی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری نے کی ہے. آپ اس جی ڈی پی کے فگر سے ایگری کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اتنی تیزی سے، اتنی ریپڈلی ہمارے اکنامک گروتھ ہو جائے گی، جو ڈاکٹر ادریس صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال کے اینڈ تک، اگلے مالی سال کے اینڈ تک ہم 5% یا 6% تک جا سکتے ہیں؟ از اٹ ریئلسٹک ڈاکٹر محمود خالد صاحب؟ دیکھیں، جو ابھی کی گروتھ کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو گروتھ ہے وہ ہم نے اچیو کی ہے. اس کی 2 مین ریزنز ہیں. ایک تو یہ کہ ہماری اکانومی ایک ہولڈ اپ میں تھی. جس طرح لاسٹ ایئر اگر آپ دیکھیں ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے دیٹ واز -0.5. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی نے کانٹریکٹ کیا ہے انسٹیڈ آف ایکسپینشن. تو جو ہمارے ایکسپینڈیچرز یا آپ سمجھ لیں ڈیسیژنز تھے پروڈکشن سے ریلیٹڈ وہ لاسٹ ایئر کے، وہ بھی اس سال ہوئے ہیں. دوسری جو پازیٹیو چیز ہے اس میں، کیونکہ ہم جو فائنل آؤٹ کم دیکھتے ہیں اس سے پہلے پروسیس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری تھی وہ کنٹینیوسلی اٹ واز آن اے ری باؤنڈ. اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں. ون گڈ ریزن از بیکاز آف دی گورنمنٹس انسینٹیو ٹورڈز کنسٹرکشن سیکٹر اینڈ ادرز. لیکن اس سے زیادہ جو ایک پازیٹیو آؤٹ لک ہماری رہی ہے اس سارے پروسیس میں، وہ ایک اچھا لاک ڈاؤن سسٹم جس میں ہم نے شاید بزنسز کو بہت لیوریج دی ایز کمپیئر ٹو دی ادر کنٹریز.
جو بات ڈاکٹر صاحب نے بھی، جس طرح خواجہ صاحب نے بھی کی، وہ اٹس اے بٹ بیونڈ بجٹ تھنگ. ہم ایک سال میں شاید اتنی گروتھ نہیں ریسیو کر سکیں، اور یہ چیز منسٹر کو بھی پتا ہے، لیکن دوبارہ سے یہ چیزیں جب آپ کامن بندے کو سمجھانا چاہیں تو ان کو یہ پورا جو گروتھ پیراڈائم شفٹ ہے بیونڈ بجٹ سمجھانا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو واٹ وی فیئر از کہ جو اسحاق ڈار اپروچ کی بات میخلا صاحب بھی کر رہے ہیں، اگر وہ لٹرل سینس میں فالو کی گئی تو وہ تو پیور ایکسپینڈیچر اپروچ ہوگی. تو سب سے پہلے جس طرح ڈاکٹر خواجہ نے بھی کہا کہ ہم اپنی ایفیشنسی کو نہیں امپروو کریں گے تو اٹ ول بی اے ویسٹ آف ریسورس rather than giving us the desired results. ٹھیک ہے شاہد مہتا صاحب، اسی پوائنٹ کو لے کے گورننس کی، ایفیشنسی کی، گورنمنٹ کی پرفارمنس کی، آپ نے بھی کہا کہ یہ 3 پلرز پر بیس کر رہی ہے، گورننس، پرفارمنس اینڈ اکانومی، اور تینوں کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، اکانومی ہلکی پھلکی بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے. بٹ یہاں پر جو میجر پرابلم ہے کہ پاکستان میں پنجاب پاپولیشن کے اعتبار سے، ریسورسز کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ، اور پنجاب میں اگر آپ کی اکنامک گروتھ، پنجاب میں اگر آپ کی گورننس، پرفارمنس بہتر ہو رہی ہے تو اس کا امپیکٹ آپ کی اوور آل اکانومی پہ پڑتا ہے، اینڈ دین کراچی کا. تو ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے واٹ ڈو یو سی؟ غریدہ، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسپینڈیچر والی اگر اپروچ ہوگی تو اسحاق ڈار صاحب والی وہی اپروچ تھی. تو دیکھیں ہمارے سمیت جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا، ان کی یہی اپروچ ہوتی ہے، ان کا یہی فارمولا ہوتا ہے، ان کا یہی ماڈل ہوتا ہے. اور ہم اس ماڈل کو پہلے بہت زیادہ کریٹیسائز کرتے رہے ہیں، لیکن اب ہمیں ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ سارے ملکوں نے 20-30 سال اسی فارمولے کو لے کر چلے ہیں اور اسی سے انہوں نے گروتھ لی ہے. اچھا، ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ جو ہے نا وہ ہم سب میں آنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر جب ہوتے ہیں، ہم سپینڈنگ نیشن ہے، ہم سیونگ نیشن نہیں ہے لائک انڈیا اینڈ سب ادر کنٹریز. ہم جب سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا اکنامک ملٹی پلائر بڑھ رہا ہوتا ہے. 5 روپے کی میں نے یہ بال پوائنٹ لی ہے تو یہ جی ڈی پی میں بھی انکلوڈ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا اکنامک ملٹی پلائر بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے کہ ہر بندے کے پاس پیسہ پہنچ رہا ہوتا ہے. یہ ایک پراپر ایک اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے. دوسری، جی ڈی پی اس لیے بھی ضروری ہوتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کہ جتنا پیسہ آئے گا اس کی وجہ سے تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ پبلک سپینڈنگ والا بھی فارمولا بھی شوکت ترین صاحب نے انٹروڈیوس کروایا. 900 بلین روپیز کا جو پبلک سپینڈنگ ہے وہ ہوگی، اس سے بھی گروتھ آئے گی، نو ڈاؤٹ. ابھی جو جس گروتھ کی بات کی جا رہی ہے اس کے 4-5 میجر فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے جیسے انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی کہ کانٹیکٹ ہوگی اکانومی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے امپورٹ بالکل بند کر دی اور ہمارا سارے کا سارا فوکس تھا کرنٹ اکاؤنٹ پہ. اچھا، اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے امریکہ کا اور چین کا، وہ $400 بلین کا ہے. $555 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے چائنا سے، امریکہ کر رہا ہے. اور امریکہ کتنی ایکسپورٹ کر رہا ہے چائنا کو؟ صرف $150 بلین کی. اسی لیے انہوں نے وہ کچھ پروٹیکشنزم کے لیے کچھ چیزیں بھی انٹروڈیوس کروائی ٹرمپ صاحب نے، اور ان کی ٹریڈ وار بھی چائنا کے ساتھ چلتی رہی. تو یہ بھی ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہمارا اور پچھلی گورنمنٹ کا سارا فوکس اسی پر رہا. اور جو باقی جس گورننس کی بات ہو رہی ہے یا اکنامک پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، اس میں تو ایک بہت لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے اور اس کے لیے بہت آپ کو ٹائم بھی ریکوائرڈ ہے. فار ایگزامپل 1400 سے 1500 ارب روپیہ آپ کا ہر سال جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان پر لگ جاتا ہے. آپ اس کو کنٹرول کر لیں، آپ کو کہیں سے قرض لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے. اور جی ڈی پی کے بارے میں جی ڈی پی جو ابھی آپ کی دیکھیں، کنسٹرکشن سیکٹر کو آپ نے بالکل کھول دیا، انڈسٹری دے دی، اور اٹ واز ایکسپیکٹڈ کہ 2000 ارب روپیہ اس سیکٹر میں آئے گا. اس کی وجہ سے آپ کو اچھا خاصا ریلیف ملا. دوسرا، آپ نے انٹرسٹ ریٹ کم کیا جس کی وجہ سے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اور پھر آپ نے دوسرے اقدامات بھی کیے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیکسٹائل سیکٹر بھی بہت بہتر ہوا ہے. اچھا، زراعت کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کہا جا رہا تھا، اچھا آپ بات مکمل کر لیں. جی، زراعت کے بارے میں پہلے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ اس کی گروتھ اسٹیٹڈ ہے، لیکن ابھی جو فگرز آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں انکریز آیا ہے. اسی طرح سروسز کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اس میں گروتھ ضرور ہے، اس میں انکریز ضرور ہے، لیکن ایز سچ زراعت کے بارے میں اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس میں ایک بہت میجر گروتھ نظر آ رہا ہے، بہت میجر انکریز نظر آ رہا ہے. اور جس طرح سے جی ڈی پی کا ہم نے فگر لیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر
मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में एक मीटिंग थी जिसमें वजारत खजाना के अहबाब भी मौजूद थे और वजारत खजाना के मेंबर थे जो नहीं मान रहे थे कि ये फिगर्स हो सकते हैं, तो उनको फोन किया गया वजारत खजाना से कि जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग वाले कह रहे हैं जीडीपी के हवाले से वो फिगर्स मान लें। सॉरी, आपको इंटरप्ट करना है बिकॉज ट्रांसमिशन है, ब्रेक पर जाना है, उसके बाद न्यूज ने टेक ओवर करना है फॉर द न्यूज बुलेटिन एक्सेट्रा। सो बजट ट्रांसमिशन न्यूज 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन यहाँ पे जारी है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महमूद खालिद साहब, डॉक्टर मोहम्मद इदरीस ख्वाजा साहब, शाहिद मेतला साहब। विल टेक अ ब्रेक हियर एंड विल हैंड इट ओवर टू न्यूज डिपार्टमेंट इन कराची और उसके बाद विल कम बैक एट 2 o'clock. स्टे विद अस। जी वेलकम बैक वंस अगेन एंड अस्सलाम वालेकुम भी। आप देख रहे हैं न्यूज 1 की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन। मैं हूं गरीदा फारूकी, मेरे साथ यहां स्टूडियोज में मौजूद हैं एक बार फिर से शाहिद मेतला साहब और मुझे अब इस घंटे में ज्वाइन किया है नादिया नकी साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं और न्यूज 1 पे बड़ा जबरदस्त अपना प्रोग्राम करती हैं और थोड़ी ही देर में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं अली मुमताज साहब भी और वहीद हुसैन साहब भी। नादिया नकी, कमिंग टू यू, आप चूंकि कराची में बैठी हैं, कराची में क्या एक्सपेक्टेशन है, कराची की फील क्या है, कराची का ताजिर क्या सोच रहा है आज विफाकी बजट के हवाले से? सिंध गवर्नमेंट तो बहुत नाराज रही, जो इकोनॉमिक काउंसिल का इजलास हुआ वहां से तो मुराद अली शाह साहब शदीद नाराज होके गए कि जी आपने पीएसडीपी में सिंध का हिस्सा बहुत कम रखा है, सिंध के लिए खासतौर पर कराची के लिए डेवलपमेंट के पैसे नहीं दिए जा रहे। तो कराची का ताजिर क्या सोच रहा है, कराची के अवाम क्या सोच रहे हैं आज के बजट के बारे में? अच्छा, थैंक यू सो मच गरीदा। वेलकम टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। हमारे मेरे ख्याल से सारे ही तकरीबन एंकर्स बैठे हुए हैं। एक तो जो आपने जिक्र किया इस पीएसडीपी का, इसमें जो शिकायत हैं वो अपनी जगह है, लेकिन अगर अब हम इसका मवाजना करें कि जो इन्होंने पूरा पीएसडीपी रखा हुआ है विफाक ने 900 अरब रुपए, जिसमें मतलब टोटल अगर सूबों का देखें तो वो 1201 अरब के करीब है। अब सिंध का, पंजाब का और बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा का आप देखें तो जब आप इंक्रीज देखेंगे, यानी इसको अगर आप कंपेयर कर लें पिछले ईयर से, तो इंक्रीज ज्यादा है सिंध के अंदर भी और इवन पंजाब में भी इंक्रीज ज्यादा है। सवाल ये है कि मेरे ख्याल से नाराजगी यहाँ पर दो तरीके से है। एक नाराजगी ये है कि नया किसी किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है वो नहीं दिया जा रहा। अगर आप बलूचिस्तान में देखें तो 28 के करीब नए प्रोजेक्ट्स हैं जिनका जिक्र किया गया। इसी तरह पंजाब में जिक्र है, एनएचए के अंदर नए प्रोजेक्ट्स रखे गए हैं। यहाँ शिकायत ये है कि हमारे पास वही 5 साल वाली स्कीमें चल रही हैं जिसमें K4 है, जिसमें आपका क्वेटा कराची जो हाईवे है वो है, कराची की। नादिया आप समझती हैं, मैं खुद कराची में रही हूँ, ये स्कीमें कितने दहाइयों पुरानी है, कितने सालों पुरानी है। पुरानी वाली तो कंप्लीट हो जाए तो फिर विफाक नए प्रोजेक्ट्स वहां पर देना, क्या कहती हैं आप? नहीं, लेकिन पुराना कंप्लीट तो विफाक नहीं करना है ना, क्योंकि ये सारी चीजें तो विफाक के अंडर आती हैं, क्योंकि ये सारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने करना है। सिंध गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू विद इट। लेकिन हाँ, जिस चीज के अंदर सिंध गवर्नमेंट नाराज हो रही है कि हम जो प्रपोज करना चाहते हैं, बिकॉज आपको याद होगा कि वजीर आला सिंध ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने प्रपोज किया था एक सेवन का, एक रत्तो देड़ो वाला, ये वो सारे रूट्स उन्होंने बताए थे कि वाई दे आर इम्पोर्टेंट। इस हवाले से उनके अंदर बेचैनी है। फिर जो कराची का पैकेज है जो 1100 अरब रुपए का, आपको याद होगा बड़ा तारीखी अनाउंस हुआ था, उस हवाले से भी अगर आप देख लें तो विफाक ने कितने पैसे दिए, इस पर बहुत सवाल निशान है। दूसरी जानिब आपको पता है कि मानसून आने वाला है, वो नालों की सफाई का जिम्मा भी विफाक ने लिया था, वो कहां तक पहुंचा वो भी जूं का तू ही पड़ा हुआ है। इसी तरह से K4 का डीसैलिनेशन प्लांट का, ये वो सारे मंसूबे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यहां पर वादे किए थे। नॉट टू फॉरगेट कि 14 MNA इस शहर से इलेक्ट हुए हैं। अब इन सबको तरक्याती बजट जरूर दिए गए हैं MNAs को, तभी आप देखते हैं कि वो रोड की कार्पेटिंग, तो जितने भी पैसे मिल रहे हैं विफाक की जानिब से वो इन MNAs के थ्रू अगर मिल भी रहे हैं तो वो यूसी के हद तक काम हो रहा है। लेकिन इन टोटलिटी अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यू सी द प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू वॉक द टॉक। व्हाई आई से दैट इज बिकॉज ही सेज कि तमाम इलाकों को यकसा तरक्की मिलनी चाहिए। टाइम एंड अगेन ही सेड दिस, और हर इस बात के बाद वो हमेशा कहते हैं कि हमारे फाटा वाले इलाके बहुत पीछे रह गए और साथ में हमारा इंटीरियर सिंध बहुत पीछे रह गया है। तो अगर वो वाकई पीछे रह गया है तो फिर उसके लिए तो आपको बहुत ज्यादा
सोचना होगा कि किस तरह से आप इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं और क्या क्या नई चीजें आप प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी लिमिटेशन है ना नादिया, मैं आपसे एक हम्बली डिसएग्री करूंगी कि 18वीं तरमीम के बाद खास तौर पे, और सिंध की हालत सबके सामने है, और सिंध में आप खास तौर पे कराची को टेस्ट केस के तौर पे ले लें, ट्रांसपोर्ट वहां नहीं चलती, अब ट्रांसपोर्ट भी वहां पर विफाक चला के दे, पानी का मसला, पानी वहां पर मौजूद नहीं, अब पानी के लोग टैंकर वहां पे मंगवा के जो है वो सर्वाइव करते हैं, अब वो भी पानी भी वहां पर विफाक दे, तो सिंध गवर्नमेंट फिर क्या कर रही है? फिर आप यहाँ से मांगते तो हैं कि जी एनएफसी में, लेकिन आप पीएफसी की तरफ डेवोल्यूशन नहीं करते फंड्स की। बहुत मसाइल है कराची के, बट ये बताएं कराची का ताजिर क्या सोच रहा है, कराची के अवाम की एक्सपेक्टेशन क्या है आज इमरान खान साहब से, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? चौथा बजट है, बड़ा हेवली वो दे से कि ग्रोथ जो है, इट हैज टू बी ग्रोथ ओरिएंटेड बजट, और अभी तक उन्होंने जैसे शौकत तरीन ने कल इक्तिसादी सर्वे के दौरान भी ये कहा था ना कि अब हमने बहुत स्टेबिलिटी ले ली है और अब अगर हमें आगे जाना है तो हमें ग्रोथ की तरफ जाना है। अब जो ग्रोथ इन्होंने प्रोजेक्ट की है, अनफॉर्चुनेटली बेशतर इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस इसकी नफी कर रही हैं। आप वर्ल्ड बैंक को देख लें, अगर मैं वर्ल्ड बैंक का जिक्र कर लूं तो देखिए उन्होंने जो हमारा ग्रोथ टारगेट इस साल का रखा है वो भी आफ्टर नोइंग कि हमारा करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस में चल रहा है बिकॉज ऑफ रेमिटेंसेस, राइट? तो तब भी उन्होंने 1.3 इसको सेट किया है। नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए जो है वो थोड़ा सा इससे ऊपर किया, जबकि 2023 में दे एक्सपेक्ट कि हम 3.4 जीडीपी पे जाएंगे। अब ये यू सी नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम 4.8 का अगर जीडीपी टारगेट रख रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो वाकई किस तरह से हासिल होगा, ये बड़ा चैलेंज है इनके लिए। दैट्स राइट। और जीडीपी पर ही शाहिद पेतला साहब आप भी बात करते, जब हम अपने पहले 1 से 2 बजे की ट्रांसमिशन कंप्लीट करके गए थे तो उस वक्त आप भी आप प्रोस्पेक्टिव है कि जीडीपी अचीव कर लेंगे हम इतना 5 से 6%? शाहिद पेतला साहब। गरीरा देखिए, एक तो जो -5 की बात होती रही है कि लास्ट ईयर में ये -5 आया है, और -5 आने की वजह जो कोविड को ठहराया गया कि कोविड की वजह से जो फाइनेंशियल इंटरवेंशन थी वो गवर्नमेंट की तरफ से भी नहीं हो सकी और फाइनेंशियल इंजेक्शंस भी नहीं हो सकी। अब जो इंडिपेंडेंट सर्वे सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक ये -5 नहीं था बल्कि -2.1% था। तो ये एक बहुत बड़ा जो गोरख धंधा है जिसको समझने की जरूरत है, बहुत बड़ा एक तरह से डिसेप्शन भी है। हफीज पाजिर साहब का मैं पढ़ रहा था, उन्होंने बताया कि -2.1% था लास्ट ईयर, जिसको गवर्नमेंट की जाने से -5 कहा गया। तो अगर उस ग्रोथ रेट को लिया जाए तो अभी कहा जा सकता है कि 3.94% हुई है, और ये भी प्रोविजनल जीडीपी है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल तो अभी जून के बाद आएगी और जुलाई में जाके उसके रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था। उसकी वजह ये थी कि 3-4 जो इंटरवेंशन मेजर किस्म के हुए, उसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था। एक तो टेक्सटाइल सेक्टर को एमनेस्टी स्कीम दी गई जिसकी वजह से 40 से 60 जो इंडस्ट्रीज थी वो एक तरह से रिवाइव हो गई। फिर इंटरेस्ट रेट आपने कम किया, उसकी वजह से भी बिजनेस को अच्छा खासा बूस्ट मिलना था। फिर जो तफसीलातें ज़र बाहर से आ रही हैं, $26 बिलियन की अभी तक आ चुकी हुई हैं, और ये 70 सालों में हाईएस्ट है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि $29 बिलियन तक चली जाएंगी, और तारीख में कभी ऐसा नहीं। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं कि बाहर जो है रीजन तो कोविड की वजह से है ना, कि लोग यहाँ पर आते थे, अपने साथ पैसे लेके आते थे, वो नहीं आ रहे तो वो वहां से भिजवा रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर FATF की वजह से भी बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, फिर अदरवाइज भी बहुत सारे जो लेजिटिमेसी जो दी गई है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, उसकी वजह से भी। देखें, मैं आपको एक इसी के साथ लिंक दे के एग्जांपल देना चाहूँगा। लंदन जो है ना, बुनियादी तौर पर वो मनी लॉन्ड्रिंग का हब है पूरी दुनिया में विद अदर डेस्टिनेशंस। तो वो आप देखें कि लंदन की ये जो ब्रेग्जिट हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि यूरोप में जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन पे बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं, बहुत सारे चेक्स हैं। तो लंदन को उन्होंने अलहदा भी इसीलिए किया कि वहाँ पे उस तरह से चेक्स नहीं है। तो इसी तरह से FATF की वजह से बहुत सारे चेक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना था, उसकी वजह से भी रेमिटेंसेस आई, और अब जो है वो एक्सपेक्टेड है कि हमारा GDP का नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हम बहुत मोटी मोटी सकील किस्म की बातें कर रहे हैं जो मुझसे कम से कम हजम नहीं हो रही। मेरा ख्याल है जो व्यूअर देखने वाला होता है उसको भी हजम नहीं हो रही। लेट्स लीव दीज मोटे मोटे आदादो शुमार टू शौकत तरीन, ये उनका काम है, हम जरा आम बंदे की बात कर लें। मुझे ये बताएं, शाहिद मेहता साहब के इस्लामाबाद में आप घूमते फिरते हैं, आपका बड़ा इंट्रैक्शन है लोगों के साथ, आवाम के साथ, आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही है? आवाम मतलब प्रोस्पेक्टिव है, ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है? कोई उम्मीद है या बिल्कुल उम्मीद छोड़ गए वो बजट के बाद से?
देखिए फ्रैंकली अभी जो 3 साल पिछले इन्होंने बजट्स दिए हैं उसके बाद तो ये अवाम में कोई ऐसी उम्मीद नहीं है जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी बड़े मायूस भी हैं, गालियां भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। आप देखिए कि इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल करने में बुरी तरह से नाकाम रहे। 37% तक जो आपकी हाउस होल्ड चीज़ें हैं वो बढ़ी हैं। इतना बड़ा इंक्रीज दुनिया के किसी मुल्क में नहीं आया। ये जो शौकत तरीन साहब कल कह रहे थे कि जी इन्फ्लेशन तो पूरी दुनिया में बढ़ी है, ऐसा नहीं है। मैं पिछले 1.5 साल के फिगर्स देख रहा था। आप बांग्लादेश को देख लीजिए, आप इंडिया को देख लीजिए, साउथ एशियन इकोनॉमीज है। खैर बांग्लादेश तो बहुत आगे निकल गया हुआ है, 8% उनकी जीडीपी आ रही है और इसी तरह से इंडिया भी अभी दोबारा से टेक ऑफ करना शुरू हो गया। वहां दोनों जगहों पे कोई इन्फ्लेशन पाकिस्तान जितनी नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। एक भी ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रेट पाकिस्तान का ना हो। कि इन्फ्लेशन अगर बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है तो कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है। नादिया आपके पास में आऊंगी। नादिया इसी पॉइंट पे अगर मुझे नादिया को जरा इन कर लूं। नादिया इसी पे आप जरा बताएं कि क्या महंगाई बढ़ी है तो लोगों की कुव्वत खरीद में भी इजाफा हुआ है? क्या आपकी कुव्वत खरीद बढ़ी है, आपके लिए महंगाई बढ़ी है? नादिया आई एम सॉरी, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का। नादिया आई एम रियली सॉरी, शाहिद मेहता साहब सॉरी, जो ट्रांसमिशन होस्ट कर रहा होता है ही इज ऑलवेज इन अ हॉट सीट। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आएंगे। नादिया नकी साहिबा, शाहिद मेहता साहब मौजूद होंगे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बजट ट्रांसमिशन न्यूज़ 1 की स्पेशल। आज बजट 2021-2022 अब से कुछ 1-2 घंटों के बाद 4 बजे कौमी असम्बली का सेशन है। वजीर खजाना शौकत तरीन अपना पहला हुकूमत का चौथा बजट पेश करेंगे। हम इस बजट ट्रांसमिशन को एक बार फिर ओपन करते हैं। जो पहले से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आपको पता है नादिया नकी साहिबा कराची से ज्वाइन किए हुए हैं, शाहिद मेहता साहब इस्लामाबाद से ज्वाइन किए हुए हैं और अब हमें ज्वाइन किया है हमारे बहुत अच्छे कॉलीग हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं न्यूज़ 1 पे, वहीद हुसैन साहब। वही साहब, आप चूंकि अभी तशरीफ लाए हैं तो मुझे आप ये बताएं, नादिया आपके पास मैंने आना था बाइंग पावर के लिए, तो आपने मुझे जरा बाद में बताना है कि आपकी बाइंग पावर बढ़ी है कि कम हुई है, कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, बैग्स के लिए, परफ्यूम्स के लिए। बट वहीद हुसैन साहब, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आज के बजट से? देखिए ये बजट जो है ना, ये इशराफिया का पेश किया हुआ एक अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा है। वाह क्या बात है। और इशराफिया के लिए पेश किया जाता है, बड़ी इनकलाबी बात और की आपने। इससे इशराफिया ही बेनिफिशियरी होता है। पहली बात तो ये है, बिकॉज ये बात दुरुस्त है। द कॉमन मैन हु इज इन द स्ट्रीट, जो इस मुल्क की 95% आबादी है, That's right. उसका आप इसके साथ एक डिस्कनेक्ट आपको दिखाई देता है। और ये हम मतलब अब काफी अरसा हो गया, तकरीबन 80s से ये सारा कुछ देखते हुए आ रहे हैं, ईयर्स एंड ईयर्स, यू नो। इट्स अ रिचुअल ऑफ द गवर्नमेंट, एवरी गवर्नमेंट, कि उन्होंने एक बजट पेश करना है और उनके अपने अदाद शुमार है। मैं तो सिंपली ये बात करता हूं कि आपकी अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो आप कागज के ऊपर बैठ के जितना मर्जी आप लिखें जी कि हम इस दफा जो है वो 8000 अरब का जो है बजट पेश कर रहे हैं। But the question is how much money the country has in the kitty. That's true. This is one of the biggest problem. हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम रहा है वो यही रहा है कि हमारी रिसोर्सेज जो हैं उससे ज्यादा हमने अयाशियां की। ये तो फैक्ट है ना कि पाकिस्तान में जब से बजट बनना शुरू हुआ है दहाइयों से हमेशा खसारे का बजट बना है। नहीं, फिर आगे कभी इजाफे का बजट तो बना ही नहीं। आपके डायरेक्शन क्या है? देखिए आज ये गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है जी, देखिए रेलवे का वाकया हुआ अफसोसनाक, अनफॉर्चुनेटली, वो आके हमारे वज़रा पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर कहते हैं जी ये तो पिछली हुकूमतों का सारा किया दर है। भाई टुडे यू आर इन द पावर, यू हैव टू आंसर, आपने सवाल का जवाब देना है। शेयरिंग होती है तो कहते हैं जी आज हो रही है, लेकिन 3 साल पुरानी हुकूमत जो है उसकी जिम्मेदार है। देखिए अब टाइम यू नो द टाइम हैज पास। खान साहब जो हैं मोहतरम वजीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने 100 डेज का एक प्रोग्राम दिया था। अब कितने डेज गुजर चुके हैं? यानी कम से कम 900 डेज, 1000 डेज, अराउंड 1000 डेज गुजर चुके हैं। एंड वेयर इज योर डायरेक्शन? डिस्पाइट द फैक्ट दैट दिस कंट्री हैज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपके कर्जों का मसला है, आपकी मईशत ठीक नहीं है, ऊपर से कोविड आ गया। कहते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है कि मईशत ठीक हो रही है। कल शौकत तरीन साहब बता कर गए कि आपको किस लिए भाई मुंतखब किया गया है? मसाइल और मुश्किलात का सामना करने के लिए। आप एग्री नहीं करते कि इकोनॉमी ठीक हो रही है? आप नहीं एग्री करते? देखें
मैक्रो लेवल के ऊपर ये जो कुछ इन्होंने कल सर्वे के अंदर इकोनॉमिक सर्वे जो है, लेकिन माइक्रो लेवल पे आप कहते हैं कि कहाँ पे आप जाएं ना, आप बात करें, यू टॉक टू द पीपल। आज जितने मीडिया के ये टीवी चैनल्स के ऊपर आम लोगों से रिपोर्टर्स ने जाके बात की है, मतलब वो ये कहते हैं जी कि हमारी जिंदगी में अगर कोई तब्दीली आ जाती है तो हम समझे। आज जाएं आप दूध की कीमत देखें, क्या है, 140 रुपए बिक रहा है। आज दही देख लें, आज कुकिंग ऑयल जो है 4 लीटर का 1400 रुपए का है। आटे की कीमत क्या है, चीनी की कीमत क्या है, बिजली के रेट क्या है। गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई है तो कुव्वत खरीद बढ़ी है, आप एग्री करते हैं? गवर्नमेंट कहती है कि महंगाई है तो कुव्वत खरीद भी बढ़ी। कैसे? आपकी इनकम मुझे तो नहीं समझ आती कि जो बंदा 10,000 रुपए लेता था आज से 3 साल पहले, आज समझे कि उसकी जो इनकम है वो 4,000 रह गई है। What is the reason? The reason is the purchasing power of the money has gone down. नादिया, आप क्या कहती हैं? यही वो सवाल था जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपके लिए छोड़ के गई थी कि महंगाई हुई है तो लोगों की कुव्वत खरीद में इजाफा हुआ है, ये गवर्नमेंट का क्लेम है, इस पर भी वो गवर्नमेंट फिगर्स देती है। आप क्या कहती हैं लोगों से बात करके? मेरे ख्याल से हो सकता है अशराफिया के लिए हुआ हो या उन लोगों के लिए हुआ हो जो कि टैक्स एवेजन करते हैं। कैसे हो सकती है कि महंगाई हो और आपकी कुव्वत खरीद जो है वो बढ़ गई हो? कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ गया है? क्या यहाँ पर रोजगार के मौके पैदा हो गए हैं? क्या लोगों को पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ती चली जा रही है जिसकी वजह से हमारी कुव्वत खरीद जो है वो भी इंप्रूव होगी? देखिए, इस गवर्नमेंट ने, जैसे अभी वहीद साहब कह रहे थे ना, एक तो पहली बात ये, मैं इस बात से वहीद बसत इस्लाम बड़ा डिसएग्री करती हूँ बजट खसारे के हवाले से। अमेरिका का भी बड़ा बजट खसारा होता है, बट फैक्ट इज दैट हाउ मच ऑफ योर इकोनॉमी इज एक्चुअली ग्रोइंग। जितना ज्यादा जीडीपी पे आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, और फिर वो जिस आम आदमी का हम जिक्र करते हैं, जाहिर है उस तक ये सारी चीजें पहुंचती हैं। अब ये कैसे करेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें आपके विद होल्डिंग टैक्सेस कितने बढ़ाए गए, आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने ज्यादा हैं। अब एक कोई गरीब आदमी है, लेट्स से कि वो एक दूध का डब्बा जाके खरीदने जाता है, कोई शरबत खरीदने जाता है, अब उसके ऊपर देखिए कि आप किस तरह से जीएसटी लगाते हैं। वो इनडायरेक्ट टैक्स की मद में पे करता है, तो वो उसकी कुव्वत खरीद आपके ख्याल से बढ़ रही है? वो कम ही है, उसकी दस्तरस से चीजें ज्यादा आउट हो रही हैं। इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो मुझे मजायका खेज बात कल लगी माजरत के साथ, जब उनसे पूछा गया कि वेयर डज द पॉवर्टी स्टैंड एंड दे डिडंट नो इट। आप इतना बड़ा एहसास प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इतना बड़ा सेफ्टी नेट, तो माजरत के साथ कि फिर वो जो आप सर्विस कर रहे थे कि किसको इस प्रोग्राम के अंदर आना है, who qualifies for these different modules of our program, वो कैसे पता चल रहा है? और कल तो उन्होंने ये भी कहा, नादिया, कल उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो ये तादाद ही एक्यूरेट नहीं है कि मुल्क में गरीब कितने हैं, ये छुपा रहे हैं। जब आप ये कह रहे हैं कि 53 मिलियन लोग जो हैं वो कोविड से मुतासर हो गए, they didn't go to job, then how do I believe that you do not know where the poverty is standing? You know it, you don't want to release it, क्योंकि आपको मालूम है कि ऑपोजिशन ये मुस्तकिल कह रही है कि लोग जो है वो गुर्बत की सतह की लकीर से बेरोजगार भी हो रहे हैं, नीचे भी जा रहे हैं। ये तमाम चीजें जब आप कंसोलिडेट करते हैं, यू कैन नेवर से कि महंगाई जो है वो मतलब जरूर बढ़ रही है लेकिन लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ रही है। क्यों भाई? आपके यहाँ कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है, कोई एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आ गया है, या आपका रेवेन्यू कलेक्शन इंतहाई ज्यादा हो गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है ना। सो अगर आप बात करते हैं कि आपके लिए आम आदमी क्या एक्सपेक्ट करता है, मेरे ख्याल से जो शौकत तरीन साहब सुनाए कि 6,000 ऐसी अशिया हैं जिन पर टैक्स खत्म करने की तजवीज पेश कर रहे हैं, ठीक है? अगर वो हो जाता है तो शायद कहीं आपको थोड़ा सा बेहतरी आएगी, लेकिन वही बात है कि महंगी चीजों का एक तो टैक्स से ताल्लुक हो गया, ठीक है, उसके बाद जो है बैंकिंग सेक्टर का भी कल जिक्र किया था ना कि 33% जो है वो फुटप्रिंट है आपका, फिर आपकी नेट कमोडिटी इंपोर्टर आप बन चुके हैं। तो अगर हम दालें, अगर हम गंदम, अगर हम ये चीजें इंपोर्ट करते रहेंगे तो कितनी सब्सिडी हुकूमत दे देगी? तो या तो सब्सिडी इंक्रीज कर दें, ठीक है, तो हम कह देंगे कि महंगाई कम हो गई, या हम ये सोचें कि हाँ बिजली की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, हाँ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, गैस की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, ये वो एक आम आदमी को हिट कर रही होंगी। तो ये वो 4-5 चीजें हैं जिससे हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा बेहतरी आ सकते हैं या रोजगार के मौके ऐसे पैदा हो जाए। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के लिए फिजिबल भी नहीं होगा कि वो मजीद बिजली की, तवानाई की, गैस की, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा सके, क्योंकि आपने ये सब कुछ करके, जो कि असद उमर फार्मूला था, जो कि हफीज शेख फार्मूला था, आपने बिल्कुल इकोनॉमी का भट्टा बिठा दिया। शायद मितला साहब आप भी समझते हैं कि ये जो आज बजट आएगा 1-2 घंटों बाद, ये सिर्फ कागजी होगा, हकीकी बजट नहीं होगा, और बजट तो आ गया, उसके बाद इमरान खान के लिए चैलेंज क्या होगा?
देखिए 2-4 चीज़ें बहुत अच्छी भी करने जा रही है गवर्नमेंट। सबसे पहले ये है कि टैक्स नेट बढ़ाने की बात की जा रही है, टैक्स बढ़ाने की बात नहीं की जा रही, विच इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट न्यू बजट विच इज कमिंग टू गवर्नमेंट करती है टैक्स नेट बढ़ाने की बात, लेकिन टैक्स आप तो नहीं कराची में बढ़ाया। जाके देख लें, आपका कितना बड़ा ताजिर बरादरी जो है वो टैक्स नहीं पे करती, कितनी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी जो इस साल भी इन्होंने जो टैक्स बरात दी हैं, टैक्स रियायतें दी हैं, वो 1300 अरब रुपए है, 1300 अरब रुपए है, विच इज़ लाइक ह्यूज मनी। और मुझे ये कहते हुए थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये टैक्स बरात पता है किसने लिए? बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने लिए। किसने लिए? जजेस ने लिए। किसने लिए? जनरल्स ने लिए। किसने लिए? ब्यूरोक्रेसी ने लिए। यानी इनकम टैक्स पर आप 448 बिलियन रुपीस की आप टैक्स बरात, टैक्स रियायतें दे रहे हैं, और लेने वाले कौन है? जजेस हैं, जिनकी 15-15, 20-20 लाख रुपया सैलरी है पर मंथ। और लेने वाले कौन है? जनरल्स हैं, जो लाखों में सैलरी लेते हैं, और इसके अलावा भी दिगर फैसिलिटीज भी वो अवेल करते हैं। लेने वाले कौन है? आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिनके पास गाड़ियां भी हैं, जिनके पास कोई 4-4 कनाल का, कोई 1-1 एकड़ के घर भी मौजूद है। इस तरह से आपकी एलीट लूट रही है। 2 महीने पहले यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आती है, एंड यू बी शॉक टू नो कि वहां पे उन्होंने कहा कि आपकी जो अशराफिया है, जैसे वही साहब भी बात कर रहे थे, वो 17 बिलियन डॉलर्स की डिफरेंट टैक्स रिबेट्स लेते हैं, 17 बिलियन डॉलर्स की, और डिफरेंट सब्सिडीज लेते हैं। सबसे पहले बिजनेसमैन, फिर आपकी पॉलिटिकल एलीट, फिर 1.7 बिलियन डॉलर्स आपकी आर्मी को भी मिलता है, यानी डिफरेंट सब्सिडीज में मिलता है। इसके अलावा जो दिगर सेगमेंट ऑफ एलीट है वो भी लेते हैं। आप 17 बिलियन डॉलर्स तो आपका खसारा नहीं है भाई, बजट खसारा नहीं है। अगर ये मुराद आप खत्म कर दें तो आपको कहीं से 1 रुपया लेने की भी जरूरत नहीं है, आपको सऊदी अरेबिया के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको यूएई के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है। यार 17 बिलियन डॉलर्स आप पर ईयर दे रहे हैं, और आपने 3 साल के लिए प्रोग्राम आईएमएफ का लिया है जिसकी वर्थ 6 बिलियन डॉलर्स है, तो आप क्या कर रहे हैं? 1300 बिलियन रुपीज आप दे रहे हैं इस साल। आपने इनकम टैक्स में दिया है, सेल्स टैक्स में दिया है, और कस्टम ड्यूटीज में दिया है इस साल, अभी दिया है, पीडीआई की गवर्नमेंट ने दिया है। लेकिन आप 900 अरब रुपए का तकरीबन वहां से 3 साल के लिए आईएमएफ का प्रोग्राम ले रहे हैं, और 150, 200, 300 अरब रुपए के सालाना टैक्सेस आपने इम्पोज कर दिए गरीब आदमी पर, आम आदमी पर। इनडायरेक्ट टैक्सेशन है हमारे यहाँ, सबको पता है। डायरेक्ट टैक्सेशन का हाल ये है कि 450 बिलियन रुपीस की आपने रिबेट्स दे दी बड़ी बड़ी लोगों को, और इनकम टैक्स में दी है। तो भाई आप अपने आवाम पर रहम करें। ये बात सच है कि आप नए टैक्सेस नहीं लगाने जा रहे, लेकिन आपको 4-5 चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। आपको बिजली के बिलों में डिफरेंट तरह के जो सरचार्जेस हैं उसको कम करने की ज़रूरत है। गैस के बिल्स आते हैं, मैं खुद मतलब आई हैव वेरी स्मॉल फैमिली, 20-21 हज़ार रुपया पर मंथ बिल आ जाता है। ये एक कमोडिटी का होता है, या तो बिजली का होता है, और सर्दियों में गैस का हो जाता है। नहीं, लेकिन आपके पास 4 एसी भी तो होंगे ना? नहीं, 4 एसी नहीं, एक एसी का भी, बल्कि ये कम बिल है। 25-30 हज़ार तक एक एसी के साथ बिल आ रहा है, जिसमें आपका फ्रिज कंटिन्यूस चल रहा होता है, 24 घंटे आपका फ्रिज चल रहा होता है। अब यहाँ पर अशिया खोरोनोश की कीमतें भी कम करने की जरूरत है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, डिमांड देखे पूरी दुनिया में बढ़ी है, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया। बांग्लादेश ने भी, इंडिया ने भी, और अमेरिका की भी बात हो रही, बट उन्होंने दे कंट्रोल्ड इट ना। अच्छा, यहाँ पर जो बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि जर्नलों का आप बार बार जिक्र कर रहे थे, तो इस दफा दिफाई बजट पे खास तौर पे नजर है, क्योंकि इस दफा का दिफाई बजट में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना चाह रही हूँ कि इस दफा जो दिफाई बजट पूरा डिफेंस बजट, और डिफेंस बजट का यह मतलब नहीं है कि वो आर्मी का बजट, डिफेंस बजट का मतलब कि उसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और बाकी जितनी भी फोर्सेज आती हैं वो सब उसमें शामिल होती हैं। तो इनका पूरा जो बजट है वो टोटल मुल्क के बजट का 16% है इस दफा, और इसमें से जो आर्मी का बजट है दैट इज 7%, और जो कंप्लीट इस दफा का डिफेंस बजट है वो पूरे जीडीपी का 2.8% है। यहाँ पर यह भी नोट कर लें कि 2019-20 में डिफेंस बजट को फ्रीज कर दिया गया था, कोई इजाफा नहीं किया गया था। 2021 में डिफेंस की सैलरीज में इजाफा नहीं किया गया था, और इस साल 2019-20 में, बल्कि 19-20 में 190 अरब रुपए से ज्यादा की रकम अफवाज पाकिस्तान ने, तीनों अफवाज ने, बिल वास्ता और बिला वास्ता
टैक्स नेट में शामिल करवाई थी। तो इस दफा दिफाई बजट में इजाफा किया जा रहा है, लेकिन एक और अच्छी चीज भी है कि इस दफा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी में भी इजाफा किया जा रहा है। वहीद साहब, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरीज और आम लोगों की सैलरी, कुव्वत खरीद वगैरह, इस पर आपसे मैं सवाल करूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जी काशिफ रफीक साहब, जो कि ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद न्यूज़ 1 के। काशिफ रफीक साहब, कहाँ मौजूद हैं आप और क्या खबर है आज के बजट के हवाले से आपके पास? जी बिल्कुल, जो वफाकी काबीना है उसमें आज बजट पेश किया गया था और वफाकी काबीना को अरकान को तफसीली तौर पे बजट के खतफाल के हवाले से शौकत अली ने आगाह किया है। वफाकी काबीना ने मुतफ़िका तौर पर बजट की मंजूरी दे दी है, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है उनके हवाले से अगर बात की जाए तो 10% जो है वो उनकी तनख्वाह में इजाफा जो है वो 10% किया जा रहा है, क्योंकि खबर आ रही थी कि 15% इजाफा किया जा रहा है, शायद 10%। नहीं, हमारी जो जराए है उनके ये कंफर्मेशन है और 10% ही जो इजाफा है वो पेंशन में दिया गया है। अच्छा। 15% इजाफा नहीं दिया गया और बाकी जो फाइनेंस बिल है उसको मुतफ़िका तौर पर काबीना ने मंजूर किया। अब वहाँ से बाकी दूसरा जो है वो पीएम सेक्रेटेरिएट से और वज़ीर आज़म भी पार्लियामेंट की तरफ रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मुतमईन थे? बजट जो आज फाइनेंस बिल जो मंजूर हुआ है वफाकी काबीना में, वज़ीर आज़म मुतमईन थे, रिलैक्स थे, खुश थे या परेशान थे? देखिए, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म तो पहले दिन से ही मुतमईन है, जब से हुकूमत बनाई है और लोगों को भी मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि घबराना नहीं है, आप मुतमईन हो जाए। देखना ये है कि अवाम मुतमईन है या नहीं है। अभी शौकत तरीन ने आज वज़ीर आज़म को कहा है कि आपने घबराना नहीं है। नहीं, शौकत तरीन ने तो उन्हें कहा कि आप टेंशन न लें, मैं इंशाल्लाह महंगाई का इंडेक्स भी नीचे लेके आऊंगा। अच्छा। और हमारा जीडीपी भी ऊपर जाएगा, तरक्याती प्रोजेक्ट्स भी होंगे। अच्छा। असल देखना यह है कि जो अपोजिशन है वो कितनी मुतमईन है और दूसरी बात यह कि अवाम कितनी मुतमईन है। पूरी तरह अपोजिशन का बताएं ना। अपोजिशन तो बिल्कुल इस वक्त सुम बिल्कुल कोई चूं चरा किस्म की कोई हंगामा आ रहा है अपोजिशन की तरफ से नहीं है। उनका प्लान क्या है, कहाँ है अपोजिशन? नहीं गरीबा, ये जो खामोशी होती है ना, ये किसी तूफान का पेश खैमा भी होती है। अपोजिशन जो है उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी मुकम्मल कर ली है। एक तो जॉइंट अपोजिशन जो है वो मिलके इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेगी। दूसरा ये है कि प्ले कार्ड्स वगैरह जो उनसे है वो उन्होंने बना लिए हैं, उसके ऊपर नारे शारे उन्होंने लिख लिए हैं और बाकायदा जो था वो वहाँ पे एहतजाज होगा। मतलब आज कौमी असेंबली में खूब हंगामा रहेगा बजट सेशन में, राइट? आज हाँ जी बिल्कुल, कौमी असेंबली में आज हंगामा होगा और अपोजिशन की हिकमत अमली के तहत जो है वो वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया, अपनी पार्टी का और इत्तेहादी जमातों का। अब देखना यह कि इत्तेहादी जमातों में मुस्लिम लीग काफ जो है वो शामिल होती है नहीं होती, एमक्यूएम तहफ़्फ़ुज़ात लेके शामिल होती है, ये पार्लिमानी पार्टी में नहीं जाती। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि एक तो 2 बजे का टाइम था वो लेट हो गया। अब से कुछ देर बाद पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा तहरीक इंसाफ का। उसके बाद अरकान असेंबली व सेनेट के एजाज में जोहराना भी दिया गया है आज। माशाल्लाह उन अरकान को आज खाना शाना भी हुकूमत खिला रही है कि ताकि जहांगीर तरीन के वाले लोग मौजूद हैं उस जोहराने में, ये बताएं जरा। हाँ जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन अच्छा खाना खाने आ गए हैं यहाँ पर भी? हाँ जी, वो आ गए हैं और उन्होंने राजा रियाज साहब ने कहा कि हमने तो पहले कहा था कि तरीन साहब के हवाले से कोई मामला नहीं था, लेकिन अभी कोर्ट ने भी कह दिया और FIA ने भी कह दिया, तो वो उनका ये कहना है कि हम हुकूमत को अपनी सपोर्ट देंगे बजट पास कराने के हवाले से। तो रोटी शोटी के ऊपर सारे इकट्ठे हो गए हैं। हुकूमत रोटी शोटी खाओ तो मिट्टी पाओ है, चौधरी शुजात फार्मूला। तो इसीलिए अब देखना यह है कि हुकूमत तो अपने ताजियों और अपने मेंबरान को रोटी शोटी खिला के पार्लियामेंट में लेके जाएगी ताज़ा दम करके, और इसी तरह अपोजिशन भी वहाँ से इंटरनली गवर्नमेंट को, इंटरनली इमरान खान साहब को बजट के पास करवाने में कोई मसला नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। नहीं देखिए गरीबा, इसमें एक चीज जो है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि नंबर इनके उस वक्त भी पूरे थे जब यूसुफ गिलानी साहब का इलेक्शन हो रहा था, लेकिन वो नंबर इनके पूरे नहीं हुए और इलेक्शन यूसुफ गिलानी साहब जीत गए। अब देखना ये है कि वो जो अरकान असेंबली है जो अंडर हैंड जिन्होंने यूसुफ गिलानी साहब को वोट दिए या उस साइड पे गए, अगर वो सारे के सारे मेंबरान जो है और वो वोट देते हैं तो बजट पास हो जाएगा। और अगर वो 10-12 लोग आगे पीछे हो गए तो शायद ना हो, लेकिन मेरा ख्याल नहीं, वो दे नहीं सकते ना, क्योंकि फाइनेंस बिल में आप पार्टी पॉलिसी से डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते, वरना आपको जो है फिर नाअहली हो सकती है, आपकी गैर हाजिरी तो हो सकती है ना जी, बीमारी भी हो सकती है और सब रास्ते हो सकते हैं। लेकिन देख इस वक्त तक जो तवक्को है
वो ये है कि हुकूमत अपना बजट पास करवा लेगी। जो मेजर थ्रेट था जहांगीर तरीन वाला, देखिए वो उनका सेटल हो गया और उनके लोग सारे साथ आ गए, तो इस वाला बजट तो इनका पास हो जाएगा। अब देखना ये है कि अपोजिशन जो है वो किस हद तक रिएक्ट करती है। अच्छा, ये भी बड़ी एक प्रेसिडेंट है माजी में रहा है कि जी अपोजिशन शोर शराबा करती है, उसके बाद ऐवान से आउट हो जाती है, वॉकआउट कर देती है और केक वॉक दे देती है गवर्नमेंट को कि जी आप मंजूर करवा लें। अब आप जो सारा खुल के तकरीर भी करे, उसके बाद खुल के मंजूर भी करा ले, तो हम ये देखना पड़ेगा कि शौकत तरीन की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन वहां होती है कि नहीं होती। अच्छा, मुझे जरा ये बताएं लास्ट में कि जो वज़ीर आज़म ज़ोहराना दे रहे हैं MNAs के एजाज में, उसमें कोई मेन्यू शेन्यू पता चला है? रोटी शोटी में क्या कुछ रखवाया है? जहांगीर तरीन साहब ने तो बड़ा लेविश खाना दिया था। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये खाना जो था ना, ये इतना लविश खाना तो होगा नहीं, तरीन जैसा लविश खाना तो नहीं दे सकते ये। अच्छा। लेकिन ये जरूर है कि वज़ीर आज़म सादा खुराक खाते हैं और सादा खुराक खिलाते हैं। शारी वाली। और कासिम साहब ये भी बताइए कि वज़ीर आज़म अपनी पॉकेट से नहीं देंगे बल्कि कौमी खजाने से ज़ोहराना दे रहे हैं। नहीं हो सकता है पार्टी फंड में से हो ना? पार्टी फंड में। देखिए, इस बारे में कोई भी बात करना वो कबल वक्त है कि किसी MLA की तरफ से गया, स्पीकर साहब की तरफ से गया, किसी पार्लियामेंटेरियन की तरफ से गया, जाती जेब से गया। अब इस वक्त ये बात करना मेरे ख्याल में तो मुनासिब नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ, आप इस तरह से खबरें लेते रहें और हम तक पहुंचाते रहें। वहीद हुसैन साहब जी, किस पे बात करें? किसी चीज पर भी बात कर लें, दोहराने में बात कर लें। वहीद साहब का टाइम है। सबसे पहले तो ये है कि ये बजट बेसिकली पूरा साल ही जो है ना, अगर हम टैक्सेस की बात में देखें, जो बात कर रहे थे मतलब साहब भी, कि आपके जितने भी एनर्जी के जो वो हैं प्राइसेस हैं वो बढ़ते रहते हैं, और गवर्नमेंट हमेशा ये कहते हैं, और बाकी प्राइसेस भी आप देख लें, डेली यूज़ के आइटम्स हैं, आपकी बाकी जो चीज़ें आप कह रही थी, कराची की जो हमारी कलीग हैं उनसे सवाल कर रही थी कि कपड़ों के जो रेट्स हैं, जूतों के जो रेट्स हैं, बाकी ये सारे प्राइसेस जो हैं दे आर नॉट फिक्स्ड इनफैक्ट। और गवर्नमेंट उसका आर्गूमेंट ये देती है कि चूंकि हमने मार्केट फोर्सेस जो हैं वो डिटरमिन करती है प्राइसेस, लिहाजा हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बजट का जो प्रोसेस है ये तो पूरा साल जो है 365 दिन जारी रहता है। दूसरी में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर, लोगों के, हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको मालूम भी होगा कि देखिए रिफॉर्म्स की बेस के ऊपर ये गवर्नमेंट आई थी कि हमने माशी रिफॉर्म्स इस मुल्क के अंदर करनी है। इशरत हुसैन साहब को आपने वहाँ पे बिठाया हुआ है ताकि वो मुल्क के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनकी रिफॉर्म्स, मुझे ये बताएं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जितने भी हैं, इंक्लूडिंग योर सर्कुलर डेट, 2000 अरब रुपए आपके चले जाते हैं। 2000 अरब, 1300 अरब का तो इन्होंने जिक्र किया था ना, यानी 2000 अरब रुपए आप किस तरह से सेव करने हैं आपने। ये गवर्नमेंट के जो ऊपर लोग ब्रेन्स बैठे हुए हैं, ये उनको सोचना चाहिए। 3 साल से इस हुकूमत ने रिफॉर्म्स के ऊपर कितना काम किया, पहला सवाल ये है। रेलवे की आप हालत देख लें, PIA की आप हालत देख लें, उसको तो इतना कंट्रोवर्शियल इन्होंने वजीर साहब ने और बाकी ब्यूरोक्रेसी ने बना दिया था कि यूरोप के अंदर इनकी एंट्री बैन कर दी उन्होंने। आप स्टील मिल का प्रॉब्लम अभी तक इन्होंने हल नहीं किया। हमारे एक प्राइवेटाइजेशन के भी वजीर हैं, उनसे कभी किसी ने पूछा है कि भाई 3 साल से आप प्राइवेटाइजेशन के वजीर हैं, इस मुल्क के जो नॉन ऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं जिस पे बिलियंस गरीब आवाम के जो है टैक्स पेयर मनी के चले जाते हैं, आपने उसके ऊपर कौन सा कोई एक यूनिट इन्होंने आज तक प्राइवेटाइज किया है जिसकी वजह से आप अपने अखराजात को कम कर सकते हैं। दैट मनी कुड बी शिफ्टेड टू द PSDP। ये जो कहते हैं ना जी हमने अभी 900 अरब कर रहे हैं PSDP, भाई खर्च कितना होता है एट द एंड ऑफ द डे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। फिर आप PSDP के अंदर जो आपकी प्रायोरिटी है वो क्या है आपकी, आपने सड़कें जरूर बनाएं, आप पुल भी बनाएं, ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपने कितना लगाया है, आपने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर कितना लगाया है। लेकिन ये बात भी है कि इन्होंने देखें सेहत कार्ड दिया है, इन्होंने ये जो BISP जो है उसको नेम उसका एहसास प्रोग्राम के अंदर कुछ पैसे, बट दैट इज नॉट गोइंग टू एड्रेस द लार्जर इशू इन फैक्ट। दैट्स अ वेरी पॉइंट। शायद मेरे साहब कुछ कहना चाहते बड़े, आप एक्साइटेड थे, फिर मैं नादिर साहब की तरफ जाऊंगी। हाँ, वो जो आपने बात की कि वो मैं जनरल्स का बार बार जिक्र कर रहा था, मैं जनरल्स के अलावा जजेस का भी जिक्र कर रहा हूँ और बिजनेसमैन का भी जिक्र कर रहा हूँ। और UN के इदारे ने ये रिपोर्ट दी है कि किस तरह से हो गई ना बात, वो कंप्लीट हो गई ना, इकोनॉमी से पैसे निकालती है और जिसका बर्डन आम लोगों पे इनडायरेक्ट टैक्सेस में लोगों को अदा करना पड़ता है, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमें इस तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने की जरूरत है भाई। हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कंट्रीब्यूट करे, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी कम से कम इनकम टैक्स तो दे ना। डायरेक्ट टैक्स होता है जो इनकम टैक्स में आता है, वो तो कम से कम देना चाहिए सबको।
राइट, ये वाली बात आपने करनी थी। नादी, मैं आपकी तरफ आऊंगी। जो अभी काशिफ रफीक हमें ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि जी इत्तेहादी कहां पर स्टैंड करते हैं और उनकी क्या रिजर्वेशंस हैं। बजट से पहले भी तमाम इत्तेहादियों ने, और खासतौर पर कराची में मुत्तहिदा कौमें मूवमेंट, उसके बड़े शिकवे शिकायत हैं, और शिकवे शिकायत के बावजूद वो हुकूमत नहीं छोड़ते, वो हुकूमत के साथ मौजूद है। सो MQM की स्टैंडिंग आप किस तरह देख रही हैं आज बजट में, नादिया साहिबा? देखिए, आपने जो इत्तेहादियों का जिक्र किया, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल का भी जब बजट आया था तो प्राइम मिनिस्टर ने इत्तेहादियों को ये डिनर लंचेस कराते रहते हैं। इसमें जब आपने अभी पूछ रही थी ना काशिफ से कि मेन्यू में क्या रखा है, तो उन्होंने कहा जी बड़ा सादा रखते हैं। तो असल में मेन्यू तो सादा होता है, लेकिन वो जो प्रोमिसेस होते हैं ना, और जो दूसरी चीजें तय हो रही थी, वो काफी ज्यादा लैविश होती हैं। वजारत हो सकती है, तरक्याती फंड हो सकते हैं, बहुत बड़ी चीजें होती हैं। तो इस मरतबा भी आपने देखी MQM भी ऐसे वक्तों में आपके इत्तेहादी हमेशा आपको नाराज नजर आते हैं, जब कोई सेनेट का इलेक्शन हो रहा हो, चेयरमैन जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा हो, या ऐसे में जहां इत्तेहादियों की आपको जरूरत हो या इंपॉर्टेंट बिल का पास होना हो, तब आप इत्तेहादी जो होते हैं ना, वो उस वक्त अपनी सारी चीजों को अभी तो वो बागेन करते हैं। MQM को वजारत ऑफर हुई, बट उन्होंने नहीं ली। उन्होंने कहा वजारत नहीं, हमें कराची के काम करवा के दें। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात अगर इस दौरे हुकूमत में हो जाते हैं तो व्हाट विल MQM शो कि जी वो हुकूमत में भी फेडरल लेवल में बैठे थे और कराची जो है उसका पुरसाने हाल कोई नहीं था ना, यहाँ पर कोई निजाम नकासी आपका सही आप कर सके ना, आपने कोई कराची को डेवलप करके दिखा दिया। तो ये इस वक्त इनके लिए बड़ा चैलेंज है MQM के लिए कि क्या लेकर जाएंगे। देखिए, जो बात सच है, ये जो भी MQM है इस वक्त, उस वक्त वाली MQM नहीं है। क्या आपको लगता है गरीदा कि यहाँ पर जब कोई जलसा होता है, कुछ मुट्ठी भर लोग भी आप जमा कर पाते हैं? तो कराची की अवाम जो है, उन्होंने पहले अपना रुख MQM पे, चले वो जिस वजह से भी रखा हुआ था, डर के खौफ से रखा हुआ था, उसके बाद आपने PTI की तरफ रुख किया, 2013 में किया, इसके बाद किया, ठीक है, आपने देख लिया कि नहीं जी ये काम भी नहीं हो रहा। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर होगा देखने के लिए कि कराची के अवाम जो है वो बल्दियात में किसको वोट देते हैं। अच्छा, ये जो रेवेन्यू की बात की, आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन थिंग कि जो मेतला साहब भी कह रहे थे, जो वहीद भी कह रहे थे, देखें आपका खसारा भी बढ़ता जाएगा, आपकी महंगाई भी बढ़ती जाएगी। ये जो टैक्स, मैं भी हर साल सुनती हूँ कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाएगा। माजरत के साथ इस हुकूमत के अंदर भी जिस किस्म के और गुज़िश्ता हुकूमतों में भी इनकम टैक्स पेयर को दबाया जाता है, बहुत बुरी तरह से क्रश किया जाता है। लेकिन मराद कौन लेकर जा रहा होता है आपके? वही, जैसे आपने बिजनेस सेक्टर का कहा, जो आपने डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो मराद ले रहे होते हैं, इसी SBR को ये बहुत अच्छी तरह पता है। बाय ऑर्डिनेंस आपने जिसको विद होल्डिंग एजेंट बनाया हुआ है, क्या वो इनकम टैक्स काट के वो टैक्स जमा कराता है? नहीं कराता। और उसके आगे SBR कुछ नहीं करती। वो आपको, मुझको तो नोटिस भेजती है कि जी आपने जमा नहीं कराया, और हम जैसे लोग कहते हैं हम तो कटवा बैठे अपनी सैलरी से। भाई, जिसको आपने विद होल्डिंग एजेंट बनाया तो उससे जाके सवाल करें कि वो काट तो रहा है हमारी सैलरी से, लेकिन जमा नहीं कराता। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका रेवेन्यू कभी नहीं बढ़ सकता अगर आप कम से कम, मैं तो कहती हूँ, मुट्ठी भर है ना इनकम टैक्स पेयर्स आपके इस पूरे मुल्क में, उन्हीं के विद होल्डिंग एजेंट से आप लेकर दिखा दीजिए, तो बेहतरी आ जाएगी। दुरुस्त बात है। शाहिद मेतला साहब, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, FBR की अपने लीकेजेस जो हैं वो 1000 अरब रुपए तक है, और इसके बारे में बहुत सारे आपके इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सजेस्ट कर चुके हैं कि खुदा के वास्ते FBR को खत्म कर दें, पाकिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी बनाएं, वो आपके ज्यादा काम आ सकेगी। देखिए, डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, जैसे नादिया भी कह रही हैं कि वो आपको तो क्रश करते हैं, आपको हिरास करते हैं, लेकिन वो 1000 अरब रुपए की ऑलमोस्ट ब्राइब लेते हैं हर साल मुख्तलिफ सेक्टर से। तो आप 1000 अरब रुपए की वो लीकेज नहीं रोक सक रहे हैं, और आप सालों से ये बात किए जा रहे हैं कि जी हमने रिफॉर्म्स करनी है, ये करना है, वो करना है। और देखिए गरीदा, हम इतना ही लोन बाहर से लेते हैं, और फिर शबर जैदी साहब की एग्जाम्पल सबके सामने, देखिए उनको काम ही नहीं करने दिया गया। इस तरह से माफिया ऑपरेट करता है, इस तरह से जो प्रिविलेज्ड है वो ऑपरेट करते हैं। ये जो FBR नहीं खत्म किया जा रहा है, आपके पास वर्ल्ड बैंक ने भी आपको सजेस्ट किया, आपको इसके लिए उन्होंने ग्रांट भी दी कि ये ले आप स्टडी करें, ये हमारे से पैसे लें, $400 मिलियन तक आपको दिए हैं कि इस पे स्टडी करके कोई एक अच्छा मॉडल इंट्रोड्यूस करवाएं, कोई टैक्स अथॉरिटी इंट्रोड्यूस करवाएं जो टैक्स साहब, जब तक नीयत साफ नहीं होगी, इनकी नीयत ही नहीं है। ये मुशर्रफ साहब के दौर में जब शौकत अजीज जो थी वो फाइनेंस मिनिस्टर, ये सारे प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने इनको बहुत कुछ दिया, बट दे कुडंट डू इट।
2 दहाइयां गुजर गई, अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और टाइम खत्म हो चुका है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। सॉरी टू कट इन बोथ ऑफ यू। नादिया सॉरी, टाइम खत्म हो चुका है, 4 बजे आपने ही आना है, तो जो आपने अभी कहना है वो 4 बजे आप कह दीजिएगा। बहुत बहुत माजरत आप सबके साथ। नादिया नकी साहिबा, शाहिद मिर्तला साहब, वहीद हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस वक्त इस ट्रांसमिशन में 1 से 3 मेरे साथ ज्वाइन करने का। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक फ्रॉम द ट्रांसमिशन हियर एंड विल हैंड ओवर टू न्यूज डिपार्टमेंट। 3 बजे का बुलेटिन, उसके बाद 4 बजे से ट्रांसमिशन दोबारा ऑन हो जाएगी और नादिया नकी साहिबा आपके साथ एज अ होस्ट मौजूद होंगी। तो मुझे इजाजत दीजिए और बजट ट्रांसमिशन के साथ जुड़े रहिए और बजट के साथ भी जुड़े रहिए कि किस तरह का बजट आपकी हुकूमत आपके लेके आती है। आई सी यू इंशाल्लाह कमिंग वीक। अल्लाह हाफ़िज़।